बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट 6 से फ्लूइड स्टैटिक्स का हमारे पास SRQ कहा गया है। इसको CRQ को मिस्टेक किया गया है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे के अंदर, लेकिन SRQ से डिफ़ाइन किया गया है। तो कहता है कि स्टेट पास्कल प्रिंसिपल डिस्क्राइब टू एप्लीकेशन। कहता है पास्कल की जो प्रिंसिपल है वो बताइए और उसकी एप्लीकेशन भी बताइए। यहाँ पे अब ये हम ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुके हैं पास्कल लॉ क्या है, ये मैं पिछले लेक्चरों के अंदर डिफ़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको फिर भी दिखा देता हूँ ये वो चीज़ किस तरीके से हमारे पास। लेकिन एप्लीकेशन है इसकी दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी हमारे पास, ये आप लेक्चर में से देख सकते हैं उसको, तो इसको मैं स्किप करूँगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे हम यहाँ पे डायरेक्टली। कहता है वाई मस्ट अ लिक्विड एंड नॉट अ गैस बी यूज एज अ फ्लूइड इन अ हाइड्रोलिक मशीन। कहता है हाइड्रोलिक मशीन के अंदर गैस को आप इस्तेमाल नहीं करते एज ए फ्लूइड, लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि वाई मस्ट लिक्विड यूज एज ए फ्लूइड, क्यों इस्तेमाल ज़रूरी है लिक्विड का एज ए फ्लूइड के इसके अंदर हाइड्रोलिक मशीन के अंदर, गैस को नहीं करते। इसका साइंटिफिक जवाब दीजिए। बी पार्ट में कहता है ऑन व्हाट अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड डू हाइड्रोलिक मशीन डिपेंड। हाइड्रोलिक मशीन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है ये भी बताइए। तो आंसर पहले का देंगे मैं यहाँ पर लिक्विड के वाले में कि लिक्विड क्यों इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोलिक मशीन में और गैस क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। लिक्विड्स आर यूज एज ए फ्लूइड इन हाइड्रोलिक मशीन। कहता है कि लिक्विड्स को इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्लूइड किसके अंदर, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर, बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल हैविंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन दैम ड्यू टू विच ऑन कंप्रेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से ऑन कंप्रेशन जब उनको कंप्रेस करने की कोशिश करें, दीज मॉलिक्यूल्स कंप्रेस निग्लिजिबली, बहुत ही नज़रअंदाज कर देने वाले अंदाज में कहेंगे कि ये कंप्रेस होता है, दर हकीकत ही वो नज़रअंदाज कर सकते हैं इसको, यानी कि आप वो कंप्रेस होता ही नहीं है दर हकीकत। दीज मॉलिक्यूल्स कंप्रेस निग्लिजिबल, यानी कि ना महसूस किया जाने वाला कंप्रेस होता है, बट दे ट्रांसफ़र द कंप्रेशन फोर्स टू द अदर एंड फॉर मैकेनिकल यूजेज। कहता है लिक्विड के अंदर, क्यों लिक्विड की ख़ास प्रॉपर्टी है कि उसके मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन कर होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। जब भी उनको कंप्रेशन किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा लिक्विड के मॉलिक्यूलों को, तो वो निग्लिजिबली कंप्रेस होंगे, यानी कि आप उसको महसूस कर ही नहीं सकते, काउंट ही नहीं कर सकते उसका कंप्रेशन। लेकिन होता क्या है, वो ट्रांसफ़र कर देता है कंप्रेशन फोर्स को किसी मैकेनिकल यूजेज में। तो इसलिए हम लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके मॉलिक्यूल कंप्रेस ही नहीं हो पाते। गैसेस को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो गैसेस आर नॉट यूज एज ए फ्लूइड इन हाइड्रोलिक मशीन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल हैविंग लेस अट्रैक्शन बिटवीन देम, आपस में अट्रैक्शन होती नहीं है, ड्यू टू विच ऑन कंप्रेशन, जब इसी वजह से जब उनको कंप्रेस किया जाए गैस मॉलिक्यूलों को, दीज मॉलिक्यूल कंप्रेस ईजीली, वो ईजीली कंप्रेस हो ही नहीं पाते, ये इजीली कंप्रेस हो जाते हैं टू अ लार्ज वॉल्यूम। गैस को कंप्रेस करते जाओ बहुत नीचे तक उसको कंप्रेस कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम तक, एंड दे डू नॉट एबल टू ट्रांसफ़र द कंप्रेशन फोर्स, और इतना कंप्रेस हो जाता है कि मॉलिक्यूल कोई कंप्रेशन फोर्स पैदा ही नहीं कर पाते, जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ट्रांसफरेबल कंप्रेशन फोर्स पैदा ही नहीं कर सकते, जिसको हम इस्तेमाल करें किसी भी मैकेनिकल यूजेज में। तो कहता है गैसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते आप हाइड्रोलिक के अंदर, क्योंकि ये जो है हमारे पास इस गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाते हैं और ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कंप्रेशन फोर्स को। लिक्विड जो है वो कंप्रेशन फोर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बी पार्ट में कहा था, इधर ए पार्ट हो गया। बी में कहा था कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड की, कि हाइड्रोलिक मशीन डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पे कहता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इन हाइड्रोलिक मशीन डिपेंड्स ऑन। कहता है जो हाइड्रोलिक मशीन है उसमें लिक्विड तो इस्तेमाल होता है, ये तो अंडरस्टूड हो गया, ठीक है जी। तो कहता है कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो हाइड्रोलिक मशीन में इस्तेमाल की जाती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, विस्कोसिटी पर, किसके, फ्लूइड के। लिक्विड तो इस्तेमाल हुआ, लिक्विड की विस्कोसिटी के ऊपर हाइड्रोलिक मशीन डिपेंड करती है। क्यों, कहता है विस्कोसिटी मीन्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड अगेंस्ट द फ्लो। जब फ्लो कर रहा होता है फ्लूइड, उसके अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होती है, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। विस्कोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जैसे जैसे मशीन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है ऐसी ऐसे विस्कोसिटी कम होती जाती है, कम होती जाती है तो वो आसानी से लिक्विड फ्लो कर सकता है। यानी विस्कोसिटी क्या करती है, वो रोकती है उसको फ्लो करने से। जैसे कहा था ना कि विस्कोसिटी मीन्स द इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदरूनी मॉलिक्यूल के अंदर के दरमियान की एक
मज़ाहमत होती है, रेजिस्टेंस होती है जो उसको फ्लो होने से रोक रही होती है। हनी होता है, शहद को ऐसी फ्लो कराएंगे, उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, नतीजा क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो कर रहा होता है। पानी में कम होती है, पानी आसानी से फ्लो कर लेता है। तो विस्कोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो इतना हल्का हो जाएगा, आसानी से फ्लूइड मूव कर सकेगा। तो विस्कोसिटी इन्फ्लुएंस, विस्कोसिटी का इन्फ्लुएंस होता है किसमें, ऑन द पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में पावर को ट्रांसफ़र करना है, आपको लिब्रिकेंट करना है, लिब्रिकेशन इस्तेमाल करनी है मशीन में, यानी मशीन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मशीन का में पावर को ट्रांसफ़र करने में लुब्रिकेंट के तो लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल होता है, जैसे पावर ट्रांसमीटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लूइड को, विस्कोसिटी को, यानी कि ये क्या करता है, पावर को ट्रांसफ़र करने में आसानी करता है। आपस में लिक्विड उसमें लुब्रिकेशन पैदा करता है, मशीन को आसानी से मूव करे ताकि वेयर टेयर उसके इशूज़ ना आए। साथ में कहता है हीट डेसिपेशन, हीट को वो कम कर देता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये इसकी हीट को ट्रांसफ़र कर देगा, तो हीट को डेसिपेट भी करता है। इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है उसका वो विस्कोसिटी था, ठीक है जी। इसके बाद तीसरा सवाल में कहा गया, वाई डू नॉट शिप मेड ऑफ आयरन सिंक। कहता है कि क्यों शिप बनाए जाते हैं आयरन के, लेकिन वो सिंक क्यों नहीं होता, यानी कि अंदर क्यों नहीं डूबता। तो हमने जवाब लिखा, एवरी शिप, कोई शिप हो या कोई सब महरीन हो। अब शिप में क्या है, अंदर एक जगह होती है, काफ़ी स्पेस होता है जिससे हवा का प्रेशर पड़ रहा होता है, सब महरीन में ऐसा नहीं होता, वो तो फ्लैट होता है हमारे पास। तो कहता है एवरी शिप, कोई भी शिप हो या हमारे पास सब महरीन हो जो समंदर के अंदर चली जाती है, मस्ट बी डिज़ाइन, इस तरह डिज़ाइन किया जाता है टू डिस्प्लेस द वाटर इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप ऑफ द मेरीन। कहता है या तो जो शिप के बराबर का वज़न है उसको उस वाटर क्या करेगा, ये जितना भी शिप का वेट है इतना ही वेट के पानी को वो डिस्प्लेस कर देता है। इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि जितना इसका अगर वज़न है, अगर इसका वज़न 10 kg है तो 10 kg वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करे, अगर 10 टन है 10 टन वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करे, ठीक है, तो वो फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो भी सिंक कर जाएगा। तो कहता है जब भी शिप बनाना हो या सबमरीन बनाना हो तो याद रख लीजिए उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि वो अपने वेट के बराबर के पानी को, समंदर के पानी को, दरिया के पानी को, अपने वेट के बराबर के पानी को वो डिस्प्लेस करे, उसको हटा दे, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। 10 तो क्या 10 टन शिप मस्ट बी बिल्ट वाइड इनफ, वाइड इनफ इतना चौड़ा बना लो शिप को। अगर 10 टन का भी शिप है, फ़र्ज़ कर लो अगर 10 टन का शिप है तो उसको इतना वाइड कर लो, बिल्ड करो वाइड इनफ, इतना चौड़ा करो कि टू डिस्प्लेस 10 टन ऑफ वाटर, जो समंदर का पानी है, दरिया का पानी है, इतना शिप बड़ा होना चाहिए कि वो अपने वजन, अगर 10 टन का शिप है तो 10 टन के पानी को डिस्प्लेस कर दे बिफोर इट इमर्ज टू डीप इन वाटर, पानी में डीप जाने से पहले वो उसको इतने पानी को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है जी। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा कहता है शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, शिप को बनाया जाता है आयरन से और स्टील से, विद शेप ऑफ होलो, अंदर से ऊपर से खाली बना होता है, शेप बना हुआ होता है इसका, ड्यू टू विच शिप डिस्प्लेस मोर वेट ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू इट्स वेट, अपने वज़न से ज़्यादा के पानी को क्या करता है वो डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि होलो शेप होता है उसका। हैंस एज पर द आर्किमेड्स प्रिंसिपल शिप डू नॉट सिंक इन द वाटर, ज़ाहिरी बात है अब शिप अपने वेट से ज़्यादा के पानी को, समंदर के पानी को डिस्प्लेस करा देगा, उससे ज़्यादा अपने वज़न से ज़्यादा पानी के वज़न को डिस्प्लेस करा देगा तो कभी भी नहीं डूबेगा वो, ठीक है जी। ये भी एक साइंटिफिक आंसर था आपका। अब यहाँ कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वाई डू यू फ्लोट हायर इन साल्ट वाटर, ऐसा पानी जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है उसमें तुम क्यों खुद ब खुद ही तैर रहे होते, यानी कुछ भी ना करो तो ऊपर पड़े रहोगे। देन आप फ्रेश वाटर, देखें लेक्चर में मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, उसके अंदर वहाँ पे तमाम चीज़ें डिटेल से समझाई गई हैं, लेकिन यहाँ छोटा सा आंसर देंगे इसका। अ पर्सन हैज़ फ्लोटिंग एट हायर ऑन साल्ट वाटर, साल्ट यानी कि नमकीन वाले पानी के ऊपर कोई भी शख्स आसानी से फ्लोट कर सकता है बगैर किसी स्विमिंग किए बगैर, बिकॉज वाटर साल्ट हैज़ मोर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर। हम जानते हैं अगर कोई इंसान उसका वेट
या उसकी डेंसिटी उसके पानी की डेंसिटी से कम हो तो वो फ्लोट करता रहेगा। तो पानी की डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा कब हो जाएगी डेंसिटी, जब वो साल्ट डालते जाएंगे पानी में। इसकी एग्जांपल मैंने अंडे के हिसाब से भी कराया था। वहाँ पे तो 2 गिलास थे, एक गिलास में फ्रेश वाटर था, तो वो अंडा जो था अंदर क्या गया, सिंक कर गया था, और एक में नमक मिला रखा था, वो ऊपर फ्लोट कर रखा था। लेक्चर में देख सकते हैं आप उसको। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इमर्ज एंड बीइंग सबमर्ज इन वाटर। कहता है क्या फ़र्क है इमर्ज में और सबमर्ज में। पानी में इमर्ज कहते हैं जो ऊपर तैर रहा होता है, सबमर्ज कहते हैं जो अंदर जा चुका होता है, कंप्लीटली अंदर पानी में डूब चुका होता है। बॉटम पे नहीं है लेकिन बीच में है, पानी के अंदर जा चुका है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ पार्शली डीप, अब इमर्ज पढ़ रहे हैं। इमर्ज में क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ पार्शली डीप इन द वाटर। पार्शली यानी कुछ हिस्सा उसका ऊपर है, कुछ हिस्सा अंदर है, इज कॉल्ड इमर्ज इन वाटर। सो कहा जाता है कि इमर्ज इन वाटर। एक और पॉइंट, ऊपर है आधा, पार्शली है, कम्प्लीटली अंदर नहीं गया है, ना ही कम्प्लीटली बाहर है, तो वो पार्शली कुछ हिस्सा अंदर है कुछ बाहर है, तो वो इमर्ज कराएगा वो इन वाटर में। ऑब्जेक्ट इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर पानी की सतह पे तैर रहा है, उसको भी इमर्ज इन वाटर कहा जाता है। ठीक है। पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल कंट्रीब्यूट द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस वाटर। जितना हिस्सा डूबा है इतना हिस्से के पानी को वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है। तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहा है, कुछ हिस्सा दे रहा है, कुछ हिस्सा बाहर भी है, पूरा वॉल्यूम नहीं है, कंप्लीट वॉल्यूम नहीं है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कुछ हिस्सा वॉल्यूम का बाहर निकला हुआ है, इसमें पूरा हिस्सा अंदर है। एग्जाम्पल क्या, आइल्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। आइल को अगर देख लें कभी भी नीचे नहीं जाते, वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। सबमर्ज में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ फुली डीप इन द वाटर, अंदर चला गया है, चारों तरफ से पानी है, उसमें चारों तरफ नहीं था, इज सबमर्ज इन द वाटर, उसको सबमर्ज कहा जाएगा पानी में। ऑब्जेक्ट इज़ इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर है ऑब्जेक्ट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ वाटर, पानी से बिल्कुल ही कवर्ड हो गया, इज आल्सो कॉल्ड सबमर्ज इन वाटर कह सकते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना अपना इसका वॉल्यूम है इतना ही पानी को उसने डिस्प्लेस किया, उसने नहीं किया था, उसने कंट्रीब्यूट किया था। ऊपर वाले ने सिर्फ कंट्रीब्यूट किया था, कुछ हिस्सा उसका बाहर था। ठीक है जी। ऊपर वाले ने क्या किया था, देखें, कुछ हिस्सा बाहर था, कंट्रीब्यूट किया था। बोले इसका जितना इसका वॉल्यूम था इतना ही पानी को डिस्प्लेस करेगा। उसने जितना हिस्सा उसका डूबा है डीप हुआ है, इतना ही डिस्प्लेस करेगा। ऊपर कैसा जो फुली तो ये डीप नहीं हुआ है, जो ऊपर निकला हुआ है वो तो नहीं कर सकेगा। तो ये कम्प्लीटली इक्वल हो जाता है, जितना इसका वॉल्यूम है इतना ही पानी को ही हटाएगा। आयरन नीडल आर सबमर्ज इन द वाटर। अब यही बात है, शिप तो पानी में नहीं डूबता, लेकिन एक नीडल जो है वो डूब जाती है, अंदर चली जाती है, तो पानी नीडल कभी भी ऊपर नहीं तैर रही होगी, वो पानी के अंदर जाके सिंक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पे, डिफाइन सरफेस टेंशन, गिव इट्स एनी 2 एप्लीकेशन। 2 एप्लीकेशन नहीं है, ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास हैं। ये हमने पूरा टॉपिक आपको लेक्चर्स में बताया। सरफेस टेंशन देख सकते हैं उसके अंदर, यहाँ पर नोट्स के सूरत में दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन है इसकी, 4 आ गई। ठीक है। और उसमें कैपिलरी रिएक्शन भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी पढ़िएगा। इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन पेपर में हो सकता है, आ सकता है शॉर्ट नोट्स में। अब 7th में कहता है, अस्यूम अ डाइव ऑफ अ राफ्ट इन अ पूल। किसी पूल के अंदर एक राफ्ट पड़ा है। राफ्ट वो कहते हैं जो डूबता नहीं है, ऊपर तैरता रहता है। ये जैसे टायर, जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप देखते हैं उसमें क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल में जाके लोग टायर लेके घूम रहे होते हैं। टायर क्या कर रहा था, वो एज ए राफ्ट का काम कर रहा होता है, ऊपर रहता है। कभी भी इंसान का वज़न पड़ेगा तो नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी ऊपर तैरता रहता है, वो उसको राफ्ट कहा जाता है। इसे यहाँ पे एक दिखाया गया है, मतलब लेट जाता है पानी के ऊपर, इस राफ्ट के ऊपर, तो वो डूब नहीं रहा होता, ऊपर वो फ्लोट कर रहा होता है। तो स्विमर जो है डाइव्स ऑफ करता है, यानी कि अंदर डिप लगाता है। राफ्ट इन अ पूल, राफ्ट किसमें, पूल के अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर ही है। डज द, ये तो इसे समझाने के लिए कहा है, डज द राफ्ट राइज और सिंक इन द वाटर। जब उसने डाइव किया, जब वो उसमें से जंप लगाया उसने, तो क्या हुआ, राफ्ट ऊपर गया या अंदर चला गया।
पानी के। पहला पार्ट ये है। दूसरा कहता है व्हाट हैपेंड टू द वाटर लेवल इन द पूल। अब ज़ाहिर बात है ये पूल के अंदर पानी का जो अपना एक लेवल लगा हुआ है उसमें क्या होगा जब बंदा डाइव करेगा। तो दो केस हो गए। एक केस तो ये कि ये राफ्ट जो है किसके अंदर है, पानी के अंदर है, ठीक है। अब ये तो जनरल दोनों के लिए एक ही है। अब इसमें जब बंदा जंप मारेगा तो इस पर क्या असर पड़ेगा, जंप मारने पे, पानी में डिप होने के जंप मारने के लिए जब इस पर इससे कूदेगा पानी के अंदर जंप मारेगा तो इस पर क्या असर पड़ेगा, राफ्ट पे। सेकंड चीज़, जब वो पानी में जंप मार लिया तो पानी के लेवल में क्या फ़र्क पड़ेगा। आसान सा सवाल है, आसान सा ही जवाब है इसका। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। व्हेन अ राफ्ट इज़ ऑन द वाटर सरफेस, जब राफ्ट किसके ऊपर है, पानी के सरफेस पे, एंड स्विमर इज़ ऑन द राफ्ट, और स्विमर इस राफ्ट के ऊपर है। यही बात है, ठीक है जी। राफ्ट पानी के अंदर है और राफ्ट के ऊपर स्विमर है। नाउ स्विमर स्टार्ट्स टू डाइव फ्रॉम राफ्ट टू वाटर। अब वो स्टार्ट करता है यहाँ से जंप मारना चाहता है पानी के अंदर। ही पुश द राफ्ट बिफोर डाइव्स। जब वो जंप नहीं मारी, जैसे मारने की कोशिश करेगा तो एकदम से पुश करेगा राफ्ट को और फिर कूद जाएगा किसके अंदर, वो पानी के अंदर आ जाएगा, पूल के अंदर, ठीक है। तो ही पुश द राफ्ट बिफोर डाइव्स, सो इनिशियली राफ्ट विल सिंक। जैसे ही उसने जंप मारने के लिए एक से नीचे अपने आप को पुश करेगा, इसको पुश करेगा इसको, ताकि मैं जंप मार लूँ, तो क्या करेगा, जैसे ही पुश करेगा तो ये अंदर सिंक हो जाएगा, ये अंदर जाएगा पानी के अंदर, राफ्ट पानी में चला जाएगा। तो कहता है कि इनिशियली क्या होगा, राफ्ट विल सिंक इन द वाटर, वो पानी में अंदर चला जाएगा। बट आफ्टर डाइव्स राफ्ट विल कम बैक टू इट्स फ्लोटिंग पोजीशन। राफ्ट जैसे ही इसने जंप मार लिया तो राफ्ट पानी में तो अंदर तो गया था, लेकिन फिर वापस बाहर निकल आएगा। फर्स्ट क्या, राफ्ट है, बंदे ने क्या किया, उसमें से जंप मारा। जैसे ही वो जंप मारेगा तो पहले इसको दबाएगा, फिर वो जंप मार जाएगा। जैसे वो पानी में नीचे गया, बंदा ने लेफ्ट कर दिया इस राफ्ट को, तो राफ्ट वापस पानी में से बाहर आ जाएगा। तो पहले वो सिंक करेगा पानी के अंदर, और जैसे ही बंदे ने जंप लगा दिए, उसके अंदर डाइव कर दिए, फ्रॉम राफ्ट से पूल में आ गया, पानी में आ गया, तो वो फ्लोट करके राफ्ट ऊपर आ जाएगा। राफ्ट ऊपर क्यों आएगा, कि वो बायोंसी फोर्स की वजह से आएगा ऊपर। ये तो हो गया पहला जवाब। पहला जवाब ये कि राफ्ट को पहले पानी में जाएगा, बंदा जब कूद गया तो राफ्ट वापस अप आ जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब राफ्ट से वो जो कूद चुका है तो पानी के लेवल में क्या फर्क पड़ेगा। व्हेन द राफ्ट इज़ ऑन द वाटर सरफेस, राफ्ट वो पानी की सरफेस पे, स्विमर इज़ ऑन द राफ्ट, स्विमर राफ्ट के ऊपर है। तो दोनों के लिए एक ही केस था। ड्यू टू द बायंसी फोर्स राफ्ट इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। बायंसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा था, जो भी इसका वजन था, आदमी का जो भी वजन था, बायंसी फोर्स की वजह से वो बैलेंस कर रहा था, यानी पानी का लेवल जो भी था अपनी जगह पे था। जब बंदा मौजूद है इस राफ्ट के ऊपर तो पानी का लेवल एक ही है, जो भी हो बायंसी फोर्स को बैलेंस कर रही होगी, और जब बंदे ने कदम रखा होगा इस राफ्ट के ऊपर आया होगा तो उतना ही पानी ऊपर डिस्प्लेस किया होगा, नहीं अभी डाइव नहीं किया है इसने, नॉर्मली इसका पानी अपने लेवल पर ही है। ड्यू टू द बायंसी फोर्स राफ्ट फ्लोट करता रहेगा, फ्लोट करेगा, लेवल सेम रहेगा जंप से पहले, और बायंसी फोर्स बैलेंस कर रही थी, राफ्ट को डूबने दे रही थी, बंदा भी नहीं डूब रहा था। नाउ स्विमर डाइव इन द वाटर, स्विमर ने क्या किया, वो बंदे ने जंप मार दिया पानी में। ड्यू टू डाइव एंड वेट ऑफ द स्विमर, अब बंदे, एक तो आदमी ने डाइव किया, जंप मारा है, और स्विमर का अपना वेट भी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनिशियली वाटर लेवल गोज राइज, पानी का जो लेवल है यहाँ पे वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। एंड व्हेन स्विमर इज स्विमिंग इन द वाटर लेवल, जब पानी के लेवल के अंदर वो स्विमिंग करना, नीचे से ऊपर आएगा, फिर स्विम करना शुरू कर, जैसे स्विम करेगा तो वाटर लेवल फ्लक्चुएट, वो ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, ड्यू टू द स्विमिंग, उसके स्विम करने की वजह से, बिकॉज एवरी टाइम डिस्टर्बिंग द वाटर लेवल ड्यू टू द बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स कैसे हर टाइम में क्या करेगा, वो लेवल को डिस्टर्ब करता रहेगा, क्योंकि वो रुकेगा नहीं एक जगह के अंदर, वो तो पानी के अंदर अगर स्विमिंग करना छोड़ देगा तो वो सिंक कर जाएगा, स्विमिंग करना छोड़ देगा तो वो सिंक कर जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी के मुकाबले में, इसलिए वो नीचे चला जाएगा पानी के अंदर। तो इसलिए वो स्विमिंग करनी पड़ेगी उसको पानी में रहने के लिए। पानी में रहने के स्विमिंग करता रहेगा तो क्या करेगा, पानी के लेवल को डिस्टर्ब करता रहेगा बायंसी फोर्स की वजह से, तो लेवल वो अप एंड डाउन होता रहेगा, फिक्स नहीं होगा। बहुत से लोगों ने इसका जवाब फिक्स दिया, वो गलत है उसको, ठीक है। इसके बाद आता है 8वां, डिस्टिंग्विश कीजिए बिटवीन फ्लोटेशन एंड अपथ्रस्ट, क्या चीज़ है। एक तरफ फ्लोटेशन है, एक तरफ अपथ्रस्ट है। तो फ्लोटेशन जो फ्लोट कर रहा होता है ऊपर, इज़ द एबिलिटी
किसकी है? ऑब्जेक्ट की एबिलिटी टू फ्लोट ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर तैरने की सलाहियत को फ्लोटेशन कहा जाता है। या ये प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की टू फ्लोट ऑन द सरफेस, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की जो ऊपर तैर रहा है, जी ऑब्जेक्ट तैर रहा है उसको फ्लोटेशन कहा जाता है। यानी कि एबिलिटी या प्रॉपर्टी के लिए ऑब्जेक्ट की जो सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहेगा। ये तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है। अप थ्रस्ट क्या है? तो कहता है अप थ्रस्ट इज़ द फोर्स, ये एक फोर्स होती है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फ्लोट द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को फ्लोटेशन करा रहा है वो अप थ्रस्ट करा रहा होता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है फ्लोटेशन डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज कम्पेयर टू द फ्लूइड डेंसिटी। फ्लोटेशन जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है पानी से या फ्लूइड से तो ऑब्जेक्ट क्या है वो नीचे चला जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है फ्लूइड से पानी से तो वो ऊपर तैरता रहेगा। तो कहता है फ्लोटेशन डिपेंड करता है डेंस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे, और उसको कंपेयर करते हैं फ्लूइड की डेंसिटी के साथ। यानी कि फ्लोटेशन का ताल्लुक जो है वो डेंसिटी के साथ है, सिंपली का। अब अपथ्रस्ट क्या है? तो अपथ्रस्ट फोर्स है डेट इज एक्सर्टेड फ्रॉम द फ्लूइड टू द ऑब्जेक्ट। जो फ्लूइड लगा रहा होता है फोर्स ऑब्जेक्ट पे ऊपर करने के लिए उसको अपथ्रस्ट कहा जाता है। ये मैंने पूरा लेक्चर समझाया इस तरह से, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको, पिक्चर के साथ समझाया हुआ, इसलिए अभी आपको बुखरा रहा हूँ मैं आपको सवाल। ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट डेंसिटी, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, कहता है सॉरी ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट डेंसिटी, तो ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोट ऑन द सरफेस। यानी कि जो फ्लूइड है अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही तैरता रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या अब ट्रस्ट में ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा वॉल्यूम होगा ग्रेटर विल बी द फ्लूइड डिस्प्लेड, इतना ही ज़्यादा पानी को वो डिस्प्लेस करेगा। देन ग्रेटर विल बी द अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट भी ज़्यादा होगा। अपथ्रस्ट चला गया हम वॉल्यूम में, फ्लोटेशन को चले गए हम डेंसिटी में लेके। ठीक है। लोअर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, अगर फ्लूइड पानी जो है उसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट विल बी सिंक इन द फ्लूइड, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्जेक्ट डेंसिटी क्या हो गई हमारे पास, सॉरी फ्लूइड की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अगर फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो पहले मैं ये कहा था कि फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा थी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था, अब फ्लूइड की डेंसिटी कम हो गई है ऑब्जेक्ट मुकाबले में तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ठीक है। अब इंसान है और पानी है तो क्या होता है, पानी की डेंसिटी कम होती है, इंसान की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इंसान सिंक कर जाता है। यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अब थ्रस्ट के अंदर। तो अब यहाँ कहता है पहले का अगर वॉल्यूम ज़्यादा था, वॉल्यूम फैला हुआ था यानी कि ऑब्जेक्ट फैला हुआ था तो वो अब थ्रस्ट भी इतना ज़्यादा था, और अगर वॉल्यूम कम है तो लोअर विल बी द फ्लूइड, अगर कम वॉल्यूम होगा तो कम पानी को डिस्प्लेस करेगा, कम करेगा तो अब थ्रस्ट भी कम होगा, नतीजा क्या होगा, देन ऑब्जेक्ट विल बी सिंक इन द फ्लूइड, नीचे सिंक कर जाएगा। तो वॉल्यूम का ताल्लुक है और डेंसिटी का। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होना चाहिए और डेंसिटी फ्लूइड की ज़्यादा होनी चाहिए, याद रखिए। पांचवें पॉइंट में इफ़ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज लेसर देन द फ्लूइड द ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोट एट द सरफेस। अब कहीं ना बात नहीं क्या, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है फ्लूइड के मुकाबले में, यानी कि फ्लूइड की ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो फ्लोट कर रहा होगा। वही बात हमने इसी अंदाज में कह दी यहाँ पे दोबारा। इफ़ द अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा है, क्योंकि इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं डिफाइन करूँगा ना अभी, तो कहता है कि इफ़ द अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा है किसका, देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेट से, देन ऑब्जेक्ट विल बी रेज एंड फ्लोटिंग। अगर अपथ्रस्ट नीचे से जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है किससे, जो शिप है उसके वेट से ज़्यादा है, तो वो ऊपर ही उठा के रखेगा उसको पानी के अंदर और फ्लोट कराता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा केस बताया हमने कि वो सरफेस के ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, फ्लोट एट द सरफेस। ठीक है। डूबने का वो ऊपर रहने वाला अलग था,
If the object density is equal to the fluid, the object will be neither be floating on the surface nor compressing in the bottom. It will be in between them. कहता है अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की और उसकी बराबर हो गई नतीजा क्या होगा, ना तो वो ऊपर फ्लोट कर रहा होगा ना तह में जाके बैठ जाएगा, वो बीच में ही रहेगा। अब यहाँ कहता है इफ़ द अप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहले केस में कहा था कि अप थ्रस्ट ज़्यादा था वेट से, तो क्या हुआ शिप के वेट कम था, अप थ्रस्ट ज़्यादा था, तो वो ऊपर ही उठा के रखेगा और फ्लोट करता रहेगा। लेकिन अब बराबर कर दिए, जितना अप थ्रस्ट है इतना ही उसका वेट है, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अब ऑब्जेक्ट नॉर्मली फ्लोट करता रहेगा पानी के ऊपर। आखिरी वाले में क्या कहता है, इसको भी कंप्लीट करते हैं इसको भी। इफ़ द अप थ्रस्ट इज लेस, अप थ्रस्ट जो ऊपर फोर्स लग रही है कम है, देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेट से क्या होगा, देन ऑब्जेक्ट विल बी सिंक, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे पहले केस में सरफेस पे ही फ्लोट कर रहा होगा, दूसरे केस में क्या हो रहा था, वो सरफेस पे भी नहीं है ना बॉटम में, वो बीच में कहीं रुका हुआ है, पानी लिक्विड के अंदर ये फ्लूइड के अंदर ये। लास्ट में कहता है द ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज ग्रेटर देन द फ्लूइड, फ्लूइड से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, देन ऑब्जेक्ट विल बी सिंक इन द बॉटम ऑफ द फ्लूइड, बिल्कुल नीचे आ जाएगा बॉटम के अंदर। ठीक है। इसके बाद ERQ क्वेश्चन शुरू हो गए। डिस्कस बायोंसी इन अ लिक्विड एंड गैस, ये मैं ऑलरेडी लेक्चर में समझा चुका हूँ, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको इसे समझाने के लिए कि कितना लिखना है आपको इसके अंदर। लिक्विड भी आ गए, दोनों आ गए, नोट आ गए, एग्जाम्पल्स भी आ गए इसके अंदर। डिस्क्राइब लॉ ऑफ फ्लोटेशन इन लिक्विड एंड गैस, ये भी मेरे लेक्चर पीछे पड़े हुए हैं, उसमें सब देख सकते हैं आप, वहाँ समझाया बाकायदा। देखें फ्लोट कर रहा है ना आदमी, ज़्यादा साल्ट है, साल्टी वाटर, बहरुल मैया कहा जाता है उर्दू के अंदर इसको। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6, ये जो था 3 जो था सरफेस टेंशन, और 3 एक्सपेरिमेंट, ये प्रीवियस SRQ का भी क्वेश्चन 6 है, और ये हमने पहले करा चुके हैं इसको, तो ये इसको हम पढ़ाएंगे नहीं, इसमें बता दिया आपको, वहाँ पे ऊपर दिया हुआ है इसका। आर्कीमेड्स के बताइए और गोल्ड प्योरिटी का बताइए बाय डेंसिटी। तो ये आर्कीमेड्स मैं अच्छी तरह डिफाइन कर चुका हूँ, लेक्चर्स है मेरे प्रीवियस, आप वहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो डेंसिटी की बात कर रहा है वो गोल्ड की कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहाँ पे ये पढ़ाएंगे आपको। कहता है गोल्ड प्योरिटी बाय यूजिंग डेंसिटी, गोल्ड की प्योरिटी को कैसे चेक करें हम, तो कहता है आर्कीमेड्स ने बहुत पहले दे दिया ये फार्मूला। तो कहता है गोल्ड प्योरिटी कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द डेंसिटी, डेंसिटी से आप मालूम कर सकते हैं गोल्ड की प्योरिटी को अकॉर्डिंग टू आर्कीमेड्स प्रिंसिपल। आर्कीमेड्स प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होता है, टू द गोल्ड क्राउन, गोल्ड का क्राउन ले लिया आपने, टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। अगर आप चेक करना चाहते हैं ये जो गोल्ड है, जो क्राउन है, सॉरी ये जो क्राउन है फ़र्ज़ करें ये गोल्ड का है, तो इसकी प्योरिटी को चेक करना चाहते हैं, अगर हम ये कि गोल्ड का है या किसी अलॉय का है या किसी स्टील के ऊपर कलर में चढ़ा दिया है, क्या कर दिया, तो क्या कहता है टुक द गोल्ड क्राउन टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड क्राउन, गोल्ड क्राउन लिया है ताकि इसकी प्योरिटी चेक करना चाहते हैं कितना प्योर है हमारे पास। सो टुक सेम अमाउंट, इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड ले लिया आपने, बिल्कुल खालिस किस्म का गोल्ड ले लिया, जिसका पता है हमें कि ये खालिस है, लेकिन हमें इस क्राउन के बारे में नहीं पता कि ये खालिस है या नहीं है। तो बोथ वर प्लेस इन द वेट बैलेंस सिस्टम, दोनों को रख दिया वेट बैलेंस सिस्टम। बोथ शॉन द सेम वेट एज शॉन इन द फिगर, दोनों को दोनों बिल्कुल बराबर हैं, पलड़ा ना इस तरफ ज़्यादा है ना उस तरफ ज़्यादा है, जितना ये था इतने ही वेट का असल गोल्ड रख दिया। इसको मालूम करना है कि ये असल गोल्ड है या नहीं है। अब इसकी डेंसिटी से मालूम करेंगे। कहता है अब क्या किया हमने, नाउ पुट द वाटर इनसाइड द यू शेप, यू शेप के कंटेनर थे ऑफ द वेट बैलेंस सिस्टम। इस वेट बैलेंस सिस्टम में क्या थे, यू शेप के कंटेनर थे, उसमें पानी भरना शुरू कर दिया। द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज़ ग्रेटर देन द वाटर, पानी जो गोल्ड की डेंसिटी है वो असल गोल्ड जो होता है, जैसे ये गोल्ड है, असल गोल्ड की डेंसिटी क्या होती है, पानी से ज़्यादा होती है। सो प्योर गोल्ड वेंट डाउन इन द वाटर, वो नीचे चला गया, एंड द क्राउन डिड नॉट गो डाउन इन द वाटर, और क्राउन नहीं गया पानी के अंदर, बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ इम्प्योरिटीज़ और एलॉयज और एलुमिनियम वाट एवर आई डोंट नो, तो वो इम्प्योरिटीज़ थी इसलिए वो नहीं जा सका। ये प्योर था हमारे पास, खालिस था, ये पूरा सिंक कर गया क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, गोल्ड की डेंसिटी
ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो ये पानी में सिंक कर गया। ये सिंक करके बॉटम में चला गया, वो ऊपरी तरह रहा, उसी तरह कि वो खालिस नहीं था। एश ऑन द फिगर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब पता कैसे चलेगा खालिस क्या है? तो कहता है इफ़ द क्राउन वाज प्योर, फ़र्ज़ कर लें कि क्राउन खालिस था, देन द लेवल ऑफ द बोथ आर्म, एक आर्म ये एक आर्म ये, ऑफ द वेट बैलेंस सिस्टम वर बी द सेम पोजिशन, दोनों को होना चाहिए था फिर किस पे, बिल्कुल सेम पोजिशन पर होना चाहिए था। अगर खालिस होता, कोई भी गोल्ड होगा अगर खालिस होगा इक्वल वेट का होगा, तो इससे ऊपर लेना इक्वल वेट लेता तो वो दोनों को दोनों फ्लोट ही करते रहते हैं ऊपर, क्योंकि वो इसको बैलेंस करता वो उसको बैलेंस करता रहता। लेकिन नतीजा क्या हुआ यहाँ पर कि ये तो खालिस था वो खालिस नहीं था। तो खालिस ये गोल्ड की इम्प्योरिटी, गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लीड अदर मेटल्स, ये सिंक कर जाता है। ये डेंसिटी वाइज इसका आंसर मिल गया आपका। देखें CRQ ERQ सारे हो गए इसके। ये नेक्स्ट के अंदर प्रॉब्लम करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे जितना हो सकता है आपके लिए करें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।